करना क्या है, मुद्दे पे आ जाता हूँ। आप पेन कॉपी आपके पास हो तो नोट कर लें या फिर याद रख लें, लाइव आपके पास रहेगा। सबसे पहले भारतीय संविधान का प्रिम्बल पढ़ना है, और उस प्रिम्बल को पढ़ना नहीं है, संकल्प लेना है कि हमें भारतीय संविधान की सुरक्षा करनी है। और जो प्रिम्बल में हमारे लिखा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये देश जो है भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। भारत दैट इज इंडिया, ये कहा भी गया है कि इंडिया जो है वो भारत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देश का नाम क्या है, और उस नाम के साथ जो है ये पूरा प्रेम्बल जो आखिरी में ख़त्म होता है, जिसमें हम लोग ये इस बंधुता को बढ़ाने की बात करते हैं कि बंधुता बढ़ाने के लिए हम लोग जो दृढ़ संकल्प करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा प्रेम्बल पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको आत्मसात करना और इसी पे चलना है। इस संविधान की सुरक्षा करनी है, बाबा साहब को जिंदा रखना है, अपने आंदोलन को मरने नहीं देना है सर, अपने आंदोलन को जिंदा रखना है। आप हम तमाम लोग जो हैं, जो भीम आर्मी का आजाद समझता, आप मेरे तमाम, आप सभी लोग मेरे नेता हैं। मैं आपको नेता स्वीकार करता हूं क्योंकि आप लोग बहुत काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, काम करना है। मैं प्रयास करूंगा कि हजारों नेता इस समाज में, मैंने ये फैक्ट्री अब लग चुकी है हमारी भीम आर्मी, यहाँ से नेता तैयार हो रहे हैं, हर जिले में नेता तैयार हो चुका है लगभग। यहाँ से हजारों नेता हम लोग तैयार करेंगे, मूवमेंट को जिंदा रखेंगे। व्यक्ति बिक सकता, विचार नहीं बिकते, और विचार जो हैं वो मेरे नहीं है, वो महापुरुषों के हैं। तो उस विचारों को जिंदा रखना है, और विचारों को जिंदा रखने के लिए मूवमेंट को जिंदा रखना है। जैसे मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, पहले प्रेम्बल पढ़ना है, मैं आखिरी में भी कुछ बातें आपसे करूँगा, फिर कुछ आर्टिकल बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए या फिर बाद में लाइव से नोट कर लीजिएगा। मैं कहना भूल गया, मुझे शुरू में आपको बताना था कि पेन कॉपी रख लीजिए अपने पास। मैं आज़ाद समाज पार्टी के जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता हैं, और भीम आर्मी के जो हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, उनसे सब लोगों से कह रहा हूँ कि नोट कर लीजिए क्या क्या करना है। जैसे आर्टिकल 5 से लेकर 11, इसको पढ़ना है और इसको समझना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना। मैं यहाँ बता दूंगा तो मुझे लगता है कि आप लोग फिर घर वहाँ नहीं पढ़ेंगे, आपको लोग भैया ने तो बता दिया तो अब क्यों पढ़ना। ऐसा नहीं करना। आर्टिकल 5 से लेकर 11, जब मैं कैडर में आऊँगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पूछूंगा कि जो मैंने आपसे कहा था कि भाई ये आर्टिकल पढ़ने कितने लोगों ने पढ़े, और मुझे पता लगेगा कितने लोग मेरी बात को मानते हैं या फिर दिखावा करते हैं, खोखलापन में मुझे जो है जिंदा रखे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी फोर्स तैयार हो रही है बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इस देश में राज के लिए, या फिर मैं सिर्फ जो है ये देख पा रहा हूँ कि मुझसे दिखावटी बातें मुझसे हो रही है, मुझसे एक सपना दिखाया जा रहा है कि नहीं भैया हम लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, आपकी बात को मानते हैं, हम आपके दिखाए रास्ते पे चलते हैं। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 पढ़ने क्या है, कुछ है वो आपको पता लग जाएगा। मैं जानने का प्रयास करूंगा जब आऊँगा, किसी से भी पूछ सकता हूँ। आर्टिकल 13 पढ़ना है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 13 पढ़ना है, आर्टिकल 14 पढ़ना है, आर्टिकल 15 पढ़ना है, आर्टिकल 16 पढ़ना है, आर्टिकल 17 पढ़ना है, आर्टिकल 21 पढ़ना है, और सीआरपीसी जो आईपीसी और सीआरपीसी। तो आईपीसी वो है जहां हमारे जो धाराएं जो हैं हमारी पुलिस द्वारा जो है, जो भी घटना होती है उसके साथ लगाई जाती है, वो जो ऑफेंस तैयार किए जाते हैं। लेकिन एक सीआरपीसी जिसके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट में केस चलता है। तो सीआरपीसी की जो धारा 156 उसका जो थर्ड पार्ट है वो जरूर पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग। ये मैं सभी से पूछने वाला हूं जब मैं आऊंगा। और फिर आर्टिकल 311 पढ़ना है, ये सभी पढ़ने हैं। मैं दोबारा एक बार दोहरा देता हूं। आर्टिकल 5 से लेकर 11 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 21 सीआरपीसी का जो ऑफेंस 156 का जो थर्ड है वो पढ़ना है आपको। 311 पढ़ना है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बहुजन समाज के लोग हमसे जुड़े हैं, जिसमें बैकवर्ड की बहुत सारी जातियां हैं, आर्टिकल 340 पढ़ना है, 341 पढ़ना, 342 पढ़ना, 338 से और 342, ये पांचों आर्टिकल पढ़े हैं। 38, 338, 39, 40 और 41 और 42, ये पांचों पढ़ने। बड़ा काम नहीं है, 2 घंटे का काम है, पढ़ने हैं और समझने हैं। लेकिन मैंने ये बताया कि जब मैं आऊंगा आपके यहाँ कैडर में तो मैं ये सब चीजें आपसे पूछूंगा कि जो मैंने आपसे कहा। मैं ये भी देखना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं भ्रमित हूं, कि जितनी मेहनत और ईमानदार से हम लोग काम कर रहे हैं, जो
हमारे कल के नेता तैयार हो रहे हैं वो कितना सीरियसली हमारी बातों को लेते हैं। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़ें, और मैं कैडर में आपसे पूछूंगा, कहीं आप मिल सकते हैं तभी पूछ सकता हूँ कि मैंने आपको सर ये पढ़ने कहा था हमारे नेता लोगों, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। बस मैं आपसे इस कड़ी में इतना ही कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और यूं थक हार के ना बैठ मंजिल मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन सर फिर जान लीजिए कि कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं है। जहाँ लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर अघोषित कब्जा जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने कर लिया, जहाँ नेता आवाज़ ना निकाल रहे हों अपने मुंह से, जहाँ न्याय के विरुद्ध जो आंदोलन चलने वो बंद हो गए हों, जहाँ लोगों को अपनी जान की इतनी परवाह होगी हो कि वो दूसरे कत्ल को आराम से होते देख रहे हो, और वहाँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो हैं और बहुजन संगठन के जो और लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आपकी मेहनत को सलाम। जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि यह आंदोलन जो है इस दुनिया में दोबारा से, दुनिया में नहीं भारत की बात सबसे पहले करें, भारत में दोबारा से बहुजन आंदोलन को मजबूत करेगा, और बहुजन महापुरुषों को जो त्याग बलिदान संघर्ष हैं उनको भूलने नहीं देगा, उनको जो है उनके सपनों को साकार करेगा। बाबा साहब के 4 बच्चों कुर्बानी को मत भूलिए, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों कुर्बानी को मत भूलिए, चारों शहजादे जो थे हमारे और जो महापुरुष हुए हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को पढ़िए, उनकी कुर्बानियों को मत भूलिए। एहसान है इस समाज पे, दलित समाज पे, अछूत समाज पे उनका बहुत बड़ा। मैं देश के पूरे सैनिक समाज का धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि जिन्होंने इतिहास पढ़ा वो जानते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज जो कुर्मी गोत्र से हैं, जिनके फिर वंशज पटेल और गुर्जर जो तमाम, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, गुर्जर समाज का, पटेल समाज का, कुर्मी समाज का, कि एक बड़ा काम उन्होंने किया था। आरक्षण को सबसे पहले उन्होंने लागू किया। मैं धन्यवाद करता हूँ महाराजा गायकवाड़, और उनको महाराजा गायकवाड़ को ये खबर कहाँ से आई कि बाबा साहब अम्बेडकर कहीं पर जो है पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा ब्लिंड बच्चा है जिसको स्कॉलरशिप की जरूरत है, उनको बताने वाले राजा महेंद्र प्रताप जो जाट कम्युनिटी से आता है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ बहुजन समाज के सभी वर्गों का। मैं धन्यवाद करता हूँ सैन समाज का, जहाँ जननायक कपूरी ठाकुर जैसे नेता हमें मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ कुशवाहा समाज का, जहाँ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हमें मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ यादव समाज का, जहाँ पैरे लल्ले यादव हमको मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ पासवान समाज का, जो हमारा समाज है, जिस उदादेव पासे, बिजली पासे जैसे नेता हमें दिए। मैं आदिवासी समाज का धन्यवाद करता हूँ, बिरसा मुंडा दिए हमें। धोबी समाज जिसको कहते हैं, संत गाड़गे जी महाराज। तो पैरा हमारे जो हैं पेरियार रामा नायकर स्वामी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके समाज का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो बहुजन समाज के मैं कश्यप समाज का, पाल समाज का, प्रजापति समाज का, जिन्होंने मानवर काशीराम साहब को बल दिया, जिन्होंने उन पर भरोसा किया और अपने नेतृत्व को भी बल दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे देश के गौरवशाली चमार इतिहासकारों का, और चमार जो नेता हुए उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जाति हमने नहीं बनाई। मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान वाल्मीकि महाराज का, उनका आशीर्वाद हम सब लोगों बना रहे। उन्होंने हमें कलम पकड़ाया था सर, झाड़ू नहीं पकड़ाई थी। ये समझना पड़ेगा कि छल हुआ है कहीं ना कहीं। आप देखिए हमेशा उनके हाथ में कलम मिलेगी। मैं संत गुरु रविदास जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ। मैं हर उस धानुक समाज के अपने जो नेता हैं, उनका जो भीम आर्मी में काम कर, उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी अपने जो हैं बहुजन समाज की जितनी जातियाँ हैं, उनके जो तमाम नेता हैं, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि आप जब इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता लगे कहीं ना कहीं हर एक समाज ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया है, क्योंकि यहाँ लड़ाई हिंदू मुसलमान की थी नहीं ना। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। आज भी वर्ण व्यवस्था की इस आधारशिला को, इस भेदभाव को कौन जो है दोबारा से लागू करना चाहता है, कौन इस विचारधारा को चला रहा है, कौन अन्याय अत्याचार के खिलाफ इस विचारधारा को, मानवता की विचारधारा को चला रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, शासक बदलते रहते हैं, उनके चेहरे बदलते हैं, विचारधारा का बड़ा खेल है कि विचारधारा पर कौन चला रहा है। पहले जिसे कांग्रेस ने बल दिया, वो विचारधारा जिसको हम वर्ण व्यवस्था की विचारधारा जो कह सकते हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा जो कह सकते हैं। ब्राह्मण समाज में भी अच्छे लोग हुए हैं। पंडित राहुल संकतरयान जो हैं, वो बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, और वो एक बड़े वो हुए हैं जो है चेंज के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। वो
ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो सभी समाजों में इस तरह के लोग हैं। तो मैंने कहा आपसे, जो मैं आपसे बता रहा था कि इस व्यवस्था को आज आरएसएस और बीजेपी चला रही है। उसी तरह से जो मूवमेंट थी पहले काफी लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी ने चला, जब माननीय काशीराम साहब थे। उससे पहले बाबा साहब जब थे तो आरपीआई ने चलाया, जब बाबा साहब नहीं रहे तो आरपीआई ने छोड़ दिया, जब माननीय काशीराम साहब चले गए तो बहुजन समाज पार्टी ने छोड़ दिया। तो विचारधारा कौन चला रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी उस विचारधारा को चला रही है जो बहुजन विचारधारा। एक तरफ देश को तोड़ने वाली आरएसएस की वर्ण व्यवस्था को लागू करने वाली, सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को जिंदा रखने वाली, पूंजीपति सामंतवाद को जिंदा रखने वाली विचारधारा आरएसएस बीजेपी, और दूसरी तरफ जो है बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, सबको जोड़ने के लिए, मानवता, बंधुत्व, भाईचारा को जो है आगे बढ़ाने के लिए, संविधान को मानने वाली जो दूसरी विचारधारा है वो आजाद समाज पार्टी की विचारधारा है। तो यहाँ दो विचारधाराओं की लड़ाई, इसलिए आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। अब अगर आप सोचते हैं बिना संघर्ष के कुछ मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है ये संघर्ष से ही आपको कुछ मिल पाएगा। और ये बलिदान आज का नहीं, पहले भी दिया गया है। तो मैं फिर आपको एक बार दोहरा देता हूँ कि साहब आप मुझसे सीखते हैं, हमारे नेता तमाम, जो एक कार्यकर्ता गली में भी रहता वो भी मेरा नेता। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि आप आने वाले कल के समाज के नेता, आप देखिए कि समाज को आप क्या दे रहे हैं। ये मूवमेंट समाज से कुछ छीनने के लिए नहीं है, ये मूवमेंट समाज से कुछ कमाने के लिए नहीं है, समाज को दोबारा से, क्योंकि इतने बार ठगा गया समाज, इतनी बार लूटा गया, इतने धोखे वादे हुए कि बहुत उम्मीदें हैं आपसे तमाम लोगों की, उसको नहीं कमजोर पड़ने देना। इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सरकारें यहाँ हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हो क्या रहा है, 75 जिले हैं, हर जिले में रोज 2 रेप होते हैं। और जिन काफ़ी न्यूज मैंने सुनी जी, किसी एक अभी तो मैंने सुनी कि रेप जो पीड़िता थी उसी बच्ची को थाने में जाकर पीटा गया, उसको बेल्टों से जूतों से पीटा गया, कहीं पेशाब पिलाया जाता है, कहीं बाल काटे जाते हैं, कहीं मूंछ काट ली जाती है, कहीं तमाम तरह की जो है घृणात्मक युद्ध, कहीं शोषण होता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है कि उन विचारधाराओं की सरकारें हैं जो चाहती है कि अन्याय अत्याचार लागू रहे। आपकी सरकार होती उत्तर प्रदेश में तो आप समझती है कि अगर आज़ाद समाज पार्टी सरकार होगी तो क्या आपको इस तरह से जो है आपके साथ अन्याय जुल्म अत्याचार होगा क्या? सरकार रोजगार पे बात नहीं करेगी, सरकार जो है मेडिकल फैसिलिटी पे बात नहीं करेगी, सरकार एजुकेशन पे बात नहीं करेगी। तो ये सरकार जो है, ये इनके पास एक ही हथियार है, वो धर्म और राष्ट्रवाद, उसको जिंदा रखना चाहती है। लेकिन इस धर्म और राष्ट्रवाद से आपका भला नहीं होगा। धर्म तो अफीम है। मैं तो कहता हूं आर्टिकल 25-26 भी आप जरूर पढ़ें। धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई किसी धर्म को माने, लेकिन यहाँ क्या है कि कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा हो जाता है। यहाँ झूठे जो है तथाकथित लव जिहाद और तमाम तरह की बातें होती है, क्योंकि ये नहीं देखते कि यहाँ किसी भी जाति धर्म में तो महिलाओं को तो हाँ अधिकार थे ही नहीं, लेकिन आज भी क्या है, दहेज के कारण लोगों को, महिलाओं को जला दिया जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, उनको उनकी हत्याएं कर दी जाती है। वहाँ ये लव जिहाद और तमाम चीज़ें जो हैं वो कुछ नहीं है। यहाँ तो इतना जो है, यहाँ ऑनर किलिंग होती है दलित समाज का, क्योंकि लोग समझदार नहीं है, जानते नहीं है, लोगों को अपना इतिहास नहीं पता, तो यहाँ गैर बराबरी की भावना बनी हुई है। तो यहाँ दलित समाज का अगर व्यक्ति जो है वो किसी स्वर्ण महिला के साथ उनका अगर प्यार हो जाता है या उनका कोई आपस में जो है रिश्ता होता है, तो यहाँ हत्याएं होती हैं सरेआम, यहाँ थानों में हत्याएं होती है। उसका बड़ा उदाहरण अभी बिहार है, विक्रम जो है वहाँ का वो एक बड़ा उदाहरण है, विक्रम संतोष जो है वो, ये सारा यही मामला था। कई मामले आपने सुने होंगे ऑनर किलिंग के। तो जहाँ इस देश में आज भी इतनी गैर बराबरी, वहाँ ये सब चीज़ें, ये बीजेपी के एजेंडे हैं जिसमें क्या लोग फंस जाते हैं। उन एजेंडों में नहीं फंसना है, अपना रास्ता, अपना गोल रखना है। हमारा गोल इस देश में यही है कि अब हमें इस देश में सत्ता चाहिए, राज सत्ता जो है, जिनका राज होता है उनका धर्म भी जिंदा रहता है। तो हमें इस देश में अब सत्ता में भागीदार चाहिए और अपने अधिकार चाहिए। कब तक हम यहाँ मांगने वाला समाज बना रहेंगे? हमें इस देश में देने वाला समाज बनना है। इस देश में हमें शासक वर्ग के लोग, हमें शासक बनना है इस देश में, तो उस पर काम करना है। जिसका समाज शासक होता है उनको रोजगार के लिए किसी के आगे थोड़ा ही हाथ फैलाना पड़ता है। फिर वो रोजगार के, जब वो रोजगार करता है, किसी का मेहनत मजदूरी, फिर पैसे लेने जाता है, उसकी हत्याएं थोड़ा ही होती हैं साहब। उसको तेजाब जला के थोड़ा ही मारा जाता है, उसको जिंदा थोड़ा जलाया जाता है। तो आपको अब राज के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको राज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए धैर्य बहुत जरूरी है, संयम बहुत जरूरी है। आप देखिए कि हम लोग कैडर में इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, 1985 में कांग्रेस बनी और 1947 में उनका राज आया। लगभग 57-58 साल जो उन्होंने जो है संघर्ष किया।
धैर्य बना के रखा कि आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप 5-7 साल जो है आराम से अपनी मूवमेंट को चलाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये कहते हैं हमने बहुत काम कर दिया और हमको कुछ मिलना चाहिए, तो आप समझिए कि क्या ले लेंगे आप। दूसरे दलों में जाके आप विधायक और एमपी बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, पैसे कमा लेंगे, क्या अपने महापुरुषों का आंदोलन वहाँ चला पाएंगे? क्या ईमानदार से अपनी बात वहाँ रख पाएंगे? क्या अपने लोगों के ऊपर हो रहे शोषण पे आप बोल पाएंगे? विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे? इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग लिखी, और चमचों किस तरह प्रयोग होता है ये भी लिखा। तो अभी लोग नहीं जानते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो बहुत लंबे समय से विरोध कर रहे थे, और जब वो ठगे जाते हैं, जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो आंखें मुझसे कहते हैं कि हम आज आज़ाद समाज पार्टी में काम करें, भीम आर्मी में काम करेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ ये तो आप ही का घर है बहुजन समाज का, ये आप ही की पार्टी, आप ही इसके नेता हैं, कीजिए काम, स्वागत है आपका। तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ सभी का, मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। याद रखिए आपको जो मैंने बताया कि 26 नवंबर को क्या करना है, त्यौहार की तरह मनाना है। अगर कोई लोग अपने घरों पे दिए रात में जलाना चाहता है, रोशनी करना चाहता है, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश हमें यहीं से तो मिला अपने जीवन में, उसको वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी कीजिए। मगर इसको अपने बच्चों को बताइए कि संविधान क्या है, संविधान और संविधान से हमें क्या मिला। नहीं बताएंगे, इतिहास नहीं बताएंगे, तो उनको पता ही नहीं लग पाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी का मंगल हो, और मेरी बहुत सारी उम्मीदें हमारे नेताओं से, उस पर आप खरे उतरिए। चश्मा लगाना सीखा है, मूछें रखनी सीखी है, गले में नीला पटका और संविधान लेके चलना सीखा है। बस संघर्ष करना भी सीखिए जैसे आप कर रहे हैं, और उसको मजबूत कीजिए, धैर्य भी रखिए, समर्पण रखिए, लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अपने लक्ष्य पर भी आधारित रहिए, अपना लक्ष्य देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, और जिनको लगता है हमारा लक्ष्य पूरा हो गया वो कुछ भी सोच सकते हो। धन्यवाद।